एक एक सवाल खुद होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वापस नोट्स को उठाओ और उसको रिवाइज करके वापस उसको अटेम्प्ट करो। युद्ध स्तर पे काम करना होता है 11वीं में, आसान चीज नहीं है, अभी तक पता चल गई होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटी छोटी चीजें अगर इनको संवार लिया तो आपकी 11वीं संवर सकती है। इस चैनल का मोटिव है कि 11वीं आपकी बर्बाद नहीं होने देनी। ये फिजिक्स की डीपीपी नंबर 1 है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं, ये फिजिक्स के पहले नोट्स हैं, दूसरे नोट्स हैं, तीसरे नोट्स हैं, खाली 12th के हैं ये तो। और ऐसे ना कोटा में पूरी लाइन लगी रहती थी, पूरा स्टैक भरा रहता था। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें नोटबुक्स को सेपरेट करना है, कैसे हमें नोटबुक मेंटेन करनी है। भैया एक बात बताओ, 11वीं एक तरफ बर्बाद पड़ी है, इस समय आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नोटबुक कैसे मैनेज करें? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, एक होता है जिनका सिलेक्शन नहीं होता, है ना। आखिरी का जो टाइम होता है जब आपका एग्जाम आ रहा होता है, उससे 2-3 महीने पहले आप रिवीजन शुरू करते हो। अब ऐसा 10th वाला नहीं है कि 1-2 दिन पहले रिवीजन करोगे। अब 11वीं 12वीं है, 11वीं 12वीं में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो आपको 2-3 महीने पहले रिवीजन करनी होती है। उन 2-3 महीने पहले में अगर मान लो ये बच्चा है, इस बच्चे ने मान लो अपनी डीपीपीस करना शुरू करी या फिर मॉड्यूल करना शुरू करी या टेस्ट देने शुरू करे, और उसमें कोई ऐसा सवाल आ गया जो कि इसने पहले कर रखा है, तो ये क्या करेगा? इसके पास उसका सॉल्यूशन तो है नहीं, कहीं पे भी रफ में कहीं कर दिया होगा सॉल्यूशन। तो अब ये क्या करेगा? गूगल पे भागेगा, गूगल से फिर यूट्यूब पे भागेगा, यूट्यूब से कहीं और रिकमेंडेड वीडियो में कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं कॉमेडी में पहुंच जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर ये जो बच्चा है, इस बच्चे के पास हर एक मॉड्यूल, हर एक डीपीपी, हर एक टेस्ट, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखा हुआ है। और खाली सॉल्यूशन नहीं, उसको ये भी पता है कि सॉल्यूशन कौन सी नोटबुक में कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा? इसका टाइम बचेगा और इसके पास वही सॉल्यूशन होगा जो इसने खुद लिखा था। ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। इसको पता होगा कि इसने कौन से मेथड से सॉल्व करा था, इसके टीचर ने कौन सा मेथड बताया था। ये बच्चा क्या करेगा? गूगल पे जाएगा, गूगल पे सॉल्यूशन देखा, क्या पता समझ में ही नहीं आया, उसके जो टीचर ने जिस मेथड से करवाया था गूगल पे उस मेथड से मिला ही नहीं, ये वापस कंफ्यूज हो गया। इसको लगेगा कि यार पता नहीं उस समय कैसे कर लिया था। पर इस बच्चे के पास हर एक सॉल्यूशन है। तो नोटबुक मेंटेन करना आज इस पॉइंट पे शायद तुम्हें इतना काम ना आए, पर जब तुम 2 साल बाद वापस से उस एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन कर रहे होगे, तब तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूं, पर हाँ शायद आप सभी को कुछ कुछ नई चीजें आज की इस वीडियो में सीखने को मिले, तो इसलिए स्किप मत करना, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ चीजें बताऊंगा यार, ये गिर जाते अभी, कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। आज भी ये सारी मैंने कॉपीज रख रखी हैं, ठीक है, सारे नोट्स रख रखे हैं। इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमारी कुछ कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट यूज होते हैं, तो हमने इसको नोट्स को उठा उठा के वापस रिवाइज करा है। इतने काम आते हैं, ऐसा ही नहीं है सिर्फ 2 साल काम आएंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले नोट्स की, तो जो नोट्स हैं उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मान लो आप 11वीं में एंटर करें, ठीक है, आप 11वीं में एंटर करें, आपने एक नोटबुक उठाई, तो उस नोटबुक में आपकी जब ये पहली नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी, इसको पहला नंबर मार्क दे दो। जब ये पहली नोटबुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो खत्म होने के बाद इस पे यहाँ पे चिट या फिर कोई पेपर चिपका देना कि इसमें ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर और ये वाले चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है। ये सबसे पहली चीज है। ऐसी 5-6 कॉपियां भर जाती हैं, ऐसे 5-6 नोटबुक भर जाते हैं नोट्स में, ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी सवाल आपको करवाए जा रहे हैं उसको उसी में अटेम्प्ट करना है, उसी नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। मैं ये देखता हूं बच्चे क्या करते हैं कि भैया हमारी एक तो नोट्स है जो कि फेयर नोट्स है हमारे, और हम साथ में क्या करते हैं ना, एक रफ नोटबुक लेके बैठते हैं कि जब सर ने बोला कि ये सवाल अटेम्प्ट करो, तो हम क्या करेंगे? पहले रफ में अटेम्प्ट करेंगे। अगर सही हुआ तो नोट्स में उतारेंगे, अगर गलत हुआ तो कटपीट यही होगी, यहां पे जो सर सही वाला करवाएंगे वो लिखूंगा। सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको सर कोई सवाल दे रहे हैं, मान लो सर ने आपको एक सवाल दिया कि ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, आपने बैठ के उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा। मान लो ये सही हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, मान लो ये गलत हुआ तो सिर्फ एक कट लगाओ और जो सर सही वाला करवा रहे हैं वो इसके नीचे लिख लो, जिससे कि आज से 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद वापस इसको उठाओ तुम, तो तुम्हें पता हो कि तुम्हारी गलती कहां थी जो तुमने उस समय दिमाग लगाया था। ये होता है इसका महत्व। तो इसलिए मेरा यार ओपिनियन कुछ टीचर से अलग हो सकता है, मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है यार, ठीक है, सारे भाईचारे में रहते हैं हम। पर ये एक जनरल पॉइंट है, एक जनरल मेथड है कि आपको जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितने भी सवाल करवाए जा रहे हैं वो सारे इसी नोटबुक में होने चाहिए। चाहे गलत हो सही हो, आपको किसी को नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ अपने आप को देखना है कि आपकी सहूलियत के हिसाब से कौन से सही है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक कांटा लगाना है, जिससे कि बाद में आप पढ़ो तो आपको पता हो कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी जब उस समय सॉल्व करा था। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, कभी भी मतलब
ये वापस से कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, पर मेरा ये ओपिनियन रहता है कि ये नहीं कि भाई उस समय तो हमने रफ रफ में जल्दी जल्दी लिख लिया, फिर घर पे आके हम नए एक फेयर नोट्स बना रहे हैं। 2 बार एक ही चीज को मत करो। नोट्स सिर्फ अपने क्लास में जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में बनाओ। 2 पेन आपको रखने हैं बस, 2 से ज्यादा मत रखना। एक होता है ब्लैक पेन जो कि क्वेश्चंस और हेडिंग के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है आपका ब्लू पेन। ठीक है, राइटिंग कोई मैटर नहीं करती है, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है जी, बाकी आपके टीचर्स कुछ और कह रहे हैं तो ठीक है, मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक बार सिर्फ स्कूल आपके क्लास में लिखवा दिया और उस क्लास में उस नोट्स को लिख लेना है बस। ये नहीं कि घर पे आके सजा रहे हो। खुला खुला लिखो, ये बिल्कुल पॉइंट है, खुला खुला लिखो, जिससे कि आपको जगह मिल जाए कि अगर कुछ और चीज ऐड करनी है तो वहां पे ऐड कर दो घर पे बैठे बैठे जब नोट्स रिवीजन कर रहे हो। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बात कर ली है नोट्स की। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जब भी आपका एक चैप्टर खत्म हो रहा है, तो मान लो आपका ये नोट्स है, इस नोट्स में आपके मान लो पहले चैप्टर में इतने पेज लग गए, अब आप दूसरा चैप्टर शुरू करोगे तो एटलीस्ट 5-6 पेज छोड़ दो। यहाँ पे क्या बोला मैंने, एटलीस्ट जब भी आपका चैप्टर एंड हो रहा है तो एटलीस्ट 5 से लेके 6 पेजेस जो है आपके छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, कि मान लो आप बाद में कभी डीपीपी दे रहे हो, कोई डीपीपी कर रहे हो, कोई टेस्ट दिया आपने और आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगा और आपको पता है कि यार ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है पर ये जरूरी है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। At Mesa School's undergrad program, we are looking for only 100 special high schoolers who will undergo a unique 4-year journey of learning, building. आपने यहाँ पे लिख दिया। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स के बीच में जगह तो बची नहीं है, तो नोट्स के बीच में यहाँ पे स्टिकर लगाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा पेज चिपकाएंगे ग्लू से, वो नहीं अच्छा है। आखिरी में 5-6 पेज छोड़ दो, कोई अच्छा क्वेश्चन लगे, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट लगे तो आपने वहां पे ऐड कर दिया। ये बात आ गई आपकी नोट्स की। अब आता है आपकी दूसरी कॉपी। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि आपका एक चैप्टर है एबीसी, उस चैप्टर एबीसी के एक तो आपकी नोट्स की कॉपी, उसमें चैप्टर एबीसी के नोट्स हैं सारे जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अब मान लो एक दूसरी कॉपी आपने जो बना रखी है, वो कॉपी आपने बना रखी है मॉड्यूल्स की। कुछ कोचिंग में उसे मॉड्यूल्स कहते हैं, कुछ कोचिंग में उसे शीट कहते हैं, जैसा भी आपको कहते हो, जिसमें कि आपके जितने भी सवाल हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो हैं। तो आपने एक अलग से कॉपी बना रखी है मॉड्यूल्स की, कि इसमें सारे मॉड्यूल या फिर इसमें सारी शीट आप सॉल्व करोगे। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूं आपको, कि मान लो आपका ये मॉड्यूल है। ठीक है, इस मॉड्यूल में आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से सवाल है। मान लो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है या कुछ है। अब मान लो आपकी पहली क्लास थी, आज आपकी 11वीं की पहली क्लास थी, आप 11वीं की पहली क्लास में आपने नोट्स बनाए बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद आपके सर ने सवाल दिए कि यार मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 4 6 7 8 ये सारे सवाल आपको सॉल्व करके लाने हैं। तो आप घर पे गए, आपने एक नई की नई कॉपी उठाई, इस कॉपी को उठा के आपने उठाया और लिखा कि भाई ये चैप्टर नंबर एबीसी था और इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी और मैं इसका दूसरा सवाल कर रहा हूं। तो आपने यहाँ पे दूसरा सवाल करा, अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट करने के बाद अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है। आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करते ही इस कॉपी में आपने अटेम्प्ट करा, मान लो ये आपका पहला पेज था, इसमें आपने अटेम्प्ट करा, आपका हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे पेज नंबर 1 लिख दो, यहाँ पे पेज नंबर अपने आप से लिख दो, ऊपर पेज नंबर का जो सेक्शन रहता है उसमें 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 पे टिक करके लिख दो कि ये पेज नंबर 1 पे करा है मैंने। मान लो आपको अगला दिया है चौथा नंबर सवाल, आपने चौथा नंबर सवाल यहाँ पे करा, हो गया, तो आप गए 4th पे टिक करा और किस पे करा है, पेज नंबर 1 पे करा है। मान लो आप नेक्स्ट पेज पे गए, अब इस पे, अब नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर आपको 6th करना था, आपने 6th अटेम्प्ट करा, मान लो आपसे नहीं हुआ तो यहाँ पे आपने गोला लगा दिया और लिख दिया कौन से पेज पे करा है मैंने, ये दूसरे नंबर पेज पे। तो आपने यहाँ पे इसको दूसरा नंबर पेज लिख दिया। चाहे आपने टिक कराओ चाहे गोला कराओ, वो होना जरूर चाहिए कि कौन से पेज पे करा है। सर ने आपसे पूछा कि कहाँ अटेम्प्ट करा है दिखा दो, तो बच्चे ढूंढते रहते हैं यार कहाँ अटेम्प्ट करा था, कहाँ अटेम्प्ट करा था। आपको पता होगा, अच्छा कौन से पेज पे, दूसरे नंबर पेज पे अटेम्प्ट करा था सर, ये रहा। जरूरी नहीं है सर आपको लाइन से सवाल देंगे कि पहले से लेके 12वीं तक 12 नंबर सवाल तक करो, ऐसा नहीं होता। सर ने जो सवाल, जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया उसी के सवाल आप सर होमवर्क देंगे। तो पहले दिन पे आपको इतना मिला तो आपने इस तरह से लिख लिया, फिर दूसरे दिन आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिया, तो आपने अगले पेज पे लिखा, 3 आपने अटेम्प्ट करा, मान लो चौथे नंबर पेज पे करा तो टिक कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा ना, पहली चीज आपको पता होगा कि आपने कौन सी मॉड्यूल का कौन सी कॉपी में कहाँ पे करा है, कौन से पेज नंबर पे करा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो भैया आपकी कॉपी भर गई, ठीक है भैया, मान लो इसमें 250 पेज नंबर तक कॉपी भर गई। अब अगली कॉपी यूज करेंगे तो उनमें 251 लिखेंगे, नहीं, इस वाली कॉपी जो पहली भर गई है इसमें लिख दो कि इसमें मैंने चैप्टर नंबर ये के एक्सरसाइज नंबर ये करी है। ठीक है, अब आपने नई कॉपी उठाई और उसमें लिख दो कि भाई इसमें चैप्टर नंबर एबीसी का ये एक्सरसाइज हुई है, और इसको 1 नंबर पेज से शुरू कर दो वापस, 1 2 3 4 5 6।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको, तो पहली चीज आपको पता होगा कि आपने कौन से पेज पे उसको अटेम्प्ट करा है, आपके पास खुद का सोल्यूशन होगा, आपको गूगल पे जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल एक अच्छा तरीका आंसर्स को ढूंढने का, अगर नहीं आए, पर यार अपने खुद का मेथड हो तो बहुत अच्छा बात है ना, हमें पता होगा कि हमने कैसे अटेम्प्ट करा था। दूसरा जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो ये है कि आपके ऐसे टिक टिक भरी हुई शीट दिख रही है, और टिक टिक हुई हुई शीट दिख रही है, या गोला है, आपने गोला है, उसको क्लास में गए, सर से पूछा कि सर ये डाउट था, और वापस आके अटेम्प्ट करा, और मान लो यहाँ पे जहां जगह खाली थी वहां पे अटेम्प्ट कर दिया, पूरा हो गया, फिर उसके बाद उसको टिक कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा ना, शीट भरी भरी लगेगी, आपको पता होगा कि आपने एक शीट को करा है। एक बहुत ही बड़ी चीज है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब एंड का टाइम आता था ना, उस समय जिन जिन चैप्टर की शीट मेरी कंप्लीटेड थी, सिर्फ उन चैप्टर में मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए कोशिश करना कि शीट 100% कंप्लीट हो, एक एक सवाल, एक एक सॉल्यूशन आपका खुद का लिखा हुआ आपके पास है। मेरा एक दोस्त है इस समय आईटी खड़गपुर में, उसके पास अब भी सारी शीट के सॉल्यूशन पड़े हैं, जो भी हमारे मॉड्यूल और शीट पड़ी थी, पूरे शीट के सॉल्यूशन, एक एक पेज, एक एक सवाल का सॉल्यूशन उसके पास पड़ा है, नंबरिंग के साथ, इस तरह से नंबरिंग कि कौन से पेज में कौन से सवाल कौन से पेज पे करा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम बात करें आगे की, कि भैया नोट्स की बात कंप्लीट हो गई, कि नोट्स की बात मैंने बताई दी, दूसरी मॉड्यूल और शीट के लिए मैंने बता दिया कि आपको हर एक पेज नंबर जो है वो होना चाहिए, आपके पास आपके पेज का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज जो आती है वो आती है आपकी डीपीपी। कुछ कोचिंग में आपको डीपीपीज मिलेंगे, कुछ कोचिंग में नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो आपके जो टेस्ट होते हैं वो, तो कोई एक चैप्टर फलाना एबीसी चैप्टर है, इसका एक तो नोट्स होगा, एक उसका मॉड्यूल होगा, एक उसकी डीपीपी हो गई, इस तरह से 3 नोटबुक बटेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के लिए अलग अलग नोटबुक बनाओगे, ये तो नोटबुक बनी हुई है, ये चैप्टर इसमें भी होगा, ये चैप्टर के एक मॉड्यूल में होंगे, और कुछ डीपीपी इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको कॉपीज को मेंटेन करना है। डीपीपी जो है आपकी, इसमें भी हर एक डीपीपी का जो सवाल है उस पर टिक करके डीपीपी की जो नोटबुक, आप डीपीपी की एक अलग से नोटबुक बनाओगे, मान लो ये नोटबुक आपने बनाई, तो इसमें जो जो पेज नंबर है वो भी हर एक होने चाहिए। ये जो 3 चीजें मैंने लिखी है ना, ये होती है 3 प्रायोरिटीज 11वीं की। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है नोट्स। नोट्स आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, इस तरह से हो जाने चाहिए कि भाई साहब कोई पूछ लेना उठ के तो आपको पता हो। दूसरा होता है मॉड्यूल और शीट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरी चीज होती है आपकी डीपीपी। डीपीपी आपके एक एक सवाल, ये रिवीजन के लिए काम आती है, आपका एक एक सवाल खुद होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वापस नोट्स को उठाओ और उसको रिवाइज करके वापस उसको अटेम्प्ट करो। युद्ध स्तर पे काम करना होता है 11वीं में, आसान चीज नहीं है, अभी तक पता चल गई होगी। ये छोटी छोटी चीजें, बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटी छोटी चीजें, अगर इनको संवार लिया तो आपकी 11वीं संवर सकती है। इस चैनल का मोटिव है कि 11वीं आपकी बर्बाद नहीं होने देनी, और इसके लिए मैं कहीं तक भी जाऊंगा। आपको जो जो आपको दिक्कतें आ रही है, जो जो चीजें आपको परेशानी लग रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं 110% उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। टेस्ट सीरीज के ऊपर, आप सभी के टेस्ट में शायद कम नंबर आ रहे हो, उसको कैसे उसमें कैसे एनालाइज करना है, कैसे अगर टेस्ट में टेस्ट को नंबर से जज करना है, या फिर उसका एनालिसिस करके उससे जज करना है, कितने नंबर हैं, कितने नंबर अभी आ रहे हैं, उससे क्या पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप इस चीज के ऊपर वीडियो चाहते हो, मैं एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट कर देना कि टेस्ट के ऊपर कैसे कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, कैसे उसका बेस्ट यूज हम कर सकते हैं। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ज्यादा बड़ी मेरे को वीडियो रखनी नहीं थी। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको ये मैंने आपको बता दिया, नोट्स में आपके कुछ कुछ सवाल अटेम्प्ट करने हैं, एंड में 5-6 पेज छोड़ देना। मॉड्यूल के भी एंड में 5-6 पेज छोड़ देना कि अगर आपके पास कुछ सवाल नहीं हो पाए तो आपने वहां पे उन सवालों को कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही कुछ चीजें थी। आपसे मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर मिलते रहूं, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, बर्बाद मत होने देना, दम लगा के 11वीं अच्छे से करो। ठीक है, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दो। तुम्हारा भैया खड़ा है, जो भी होगा वो मैं आप सभी के लिए लाते रहूंगा। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है। इसके बारे में अगर वीडियो बनानी हो तो बता देना। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं, बाय बाय।